में हम लोग हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम का देखेंगे। ये क्या करता है, हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम का इम्प्लीमेंट जो करते हैं, हमारा गोल क्या है कि सिंगल प्रोसेसर से पैरेलल प्रोसेसिंग करना, कि एक ही प्रोसेसर से दो या दो से अधिक प्रोसेसिंग एक साथ कंप्लीट करवाना, एक ही प्रोसेसर से। गोल तो यही है। अब जैसे देखो, मेन मेमोरी एक है, तुम्हारा हार्ड डिस्क एक है, कैच मेमोरी एक है, रजिस्टर एक है। तो अगर जो काम, हम यही चीज उस दिन बताना चाह रहे थे कि हायरार्की मेंटेन जो होता है, जो काम तुम कर रहे हो वो काम हम कर सकते हैं एज ए फैकल्टी मेंबर। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कि जो काम तुम कर सकते हो वो काम हम कर सकते हैं, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो काम तुम नहीं कर सकते। अदरवाइज मत लेना इस बात को, एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम पढ़ सकते हो, हम पढ़ भी सकते हैं और हम पढ़ा भी सकते हैं। तो यदि दोनों लोड हम पे हो जाए तो हम तो कहीं ना कहीं टाइम हमको ज्यादा कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा। अगर तुम साथ में आ जाते हो, हमारे साथ आ जाते हो, जो काम तुमसे होने वाला है वो काम तुम ही कंप्लीट कर दो, तो जो तुमसे अपर लेवल का काम है वही ना हमको कंप्लीट करना होगा। तो हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम भी यही कहता है कि हम मेन मेमोरी के या कैच मेमोरी के या रजिस्टर के भरोसे ही हम ना बैठे रहे। अगर कोई काम रजिस्टर कर सकता है और वही काम मेन मेमोरी भी कर सकता है, तो रजिस्टर को अपना काम करने दे, तब तक मेन मेमोरी वो काम कंप्लीट करके हट जाए। यदि कोई काम मेन मेमोरी कर रहा है और वो काम हार्ड डिस्क भी कर सकता है, तो मेन मेमोरी अपना काम करे, हार्ड डिस्क को इधर अपना जो है जो काम उससे संभव है वो काम करने दे दे। तो एक साथ दो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, बताओ। एक साथ दो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज है। सो हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है। अपर लेवल का मेमोरी हम जानते हैं कि लोअर लेवल का सारा काम कर सकता है। जो काम हार्ड डिस्क कर सकता है वो काम मेन मेमोरी कर सकता है, जो काम हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी कर सकता है वो काम कैच मेमोरी कर सकता है, जो काम हार्ड डिस्क मेन मेमोरी कैच मेमोरी कर सकता है वो काम रजिस्टर कर सकता है। तो जो काम जिस लेवल पर पॉसिबल है कि हो जाएगा, तो उस काम को उसी लेवल पर सॉर्ट आउट कर दिया जाए, उसको अपर लेवल पर ना जाने दिया जाए, जिससे कि अपर लेवल का मेमोरी सिस्टम जो है वो यदि फ्री रहेगा तो तब तक जो उसके लिए स्पेसिफिक काम है उसको वो कंप्लीट कर। क्लियर है या कंफ्यूजन? जैसे कोई हमारा हायरार्की है, सीपीयू है, रजिस्टर है, हायरार्की सिस्टम बताए हैं पूरा अच्छे से, याद है ना जी। कैच मेमोरी है, मेन मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। हायरार्की में ये सबसे ऊपर है कि नहीं है रजिस्टर। उससे नीचे कैच मेमोरी है, उससे नीचे मेन मेमोरी है, उससे नीचे हार्ड डिस्क है और उससे नीचे मैग्नेटिक है। ये तीनों पार्ट को समझो कि सीपीयू, रजिस्टर और कैच मेमोरी। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम मेन मेमोरी कर सकता है वो काम कैच कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो अगर वो मेन मेमोरी से ही पॉसिबल है तो उसमें कैच मेमोरी को क्यों इन्वॉल्व?
या फिर रजिस्टर को क्यों इंक्लूड? तब तक जो स्पेसिफिक काम है कैच मेमोरी का, जो कि ना ही मेन मेमोरी से संभव है, ना हार्ड डिस्क से संभव है, ना मैग्नेटिक टेप से संभव है, तो तब तक वो काम कैच मेमोरी करेगा। तब तक जो इससे संभव है वो काम ये कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम तुरंत बताए हैं कि हम दोनों आदमी, हम और एक स्टूडेंट दोनों साथ बैठे हैं, तो जो काम स्टूडेंट से संभव है वो काम स्टूडेंट करे, और जो काम स्टूडेंट से संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीचर से संभव है, वो काम टीचर करेगा, है कि नहीं है? तो यही चीज है हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि different type of memory we can use at multiple level. आया बात समझ में कि नहीं? क्लियर है जी? यस सर। यस सर। अब देखो अगला क्या पॉइंट है, क्या बचा है? बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम। बैलेंसिंग ऑफ सबसिस्टम बैंडविड्थ। देखो ये क्या है, यहाँ पर एक वर्ड है बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ पिछले क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताया। इसका डिफिनेशन अगर हम जाने तो नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम यानी कि एक यूनिट टाइम 5 मिली सेकेंड हो, 10 मिली सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, या जो भी हो, उस यूनिट टाइम में कितना ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। नंबर ऑफ ऑपरेशन पर यूनिट टाइम में जितना ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जितना नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वही नंबर क्या कहलाएगा? बैंडविड्थ कहलाएगा। अब बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम बैंडविड्थ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो कि कोई ये सीपीयू, ठीक है, यहाँ पर मेन मेमोरी और यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब बताओ कि किसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा और किसका बैंडविड्थ कम होगा? इसमें सबसे ज्यादा बैंडविड्थ किसका होगा? बैंडविड्थ किसका होगा सबसे ज्यादा? ऑब्वियसली इसका होगा कि सीपीयू सबसे ज्यादा काम पर यूनिट टाइम में करेगा, मेन मेमोरी उससे कम करेगा, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस से ज्यादा करेगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो सबसे कम बैंडविड्थ लेकर के आएगा। ठीक है, अब देखो कि मेन मेमोरी का काम करने का कैपेबिलिटी ज्यादा है और सीपीयू का काम करने का कैपेबिलिटी मेन मेमोरी का कम है और सीपीयू का ज्यादा है। इस बीच में एक क्या हो जाएगा? स्पीड गैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्पीड गैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम कोई काम, तुम काम ट्रांसफर कर रहे हो हमको, मान के चलो तुम वो काम जो है तो 1 घंटा में 5 यूनिट काम करते हो, हम 1 घंटा में 10 यूनिट काम करते हैं। तो हम 1 घंटा में पर
5 यूनिट वर्क जो है वो हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बैठे रहेंगे ना जी? नहीं समझ में आ रहा? तो हम कहना चाह रहे हैं कि सीपीयू के बैंडविड्थ में और मेन मेमोरी के बैंडविड्थ में क्या होगा? गैप होगा, स्पीड गैप की नहीं? स्पीड गैप होगा। तो जब मेन मेमोरी यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करेगा, सीपीयू को तो मिल जाएगा, लेकिन सीपीयू कुछ देर जो है तो वो बैठा रह जाएगा। तो इसी गैप को बैलेंस किया जाए। इसी गैप को बैलेंस करने के लिए जो हार्डवेयर मैकेनिज्म यूज किया गया है उसी के बारे में हमको जानना है, बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम बैंडविड्थ। इसको हम लिख सकते हैं एडी गैप बिटवीन स्पीड, दोनों के स्पीड में बहुत गैप। तो इसी को कम करने के लिए, यानी कि दोनों के बैंडविड्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ मैकेनिज्म यूज किया गया है, जो मैकेनिज्म जो है तो दोनों के बैंडविड्थ को बैलेंस करता है। क्या करता है? तो पहला मैकेनिज्म है कि कैच मेमोरी को लगाया जाता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच। किसको लगाया जाता है? कैच मेमोरी को। तो कैच मेमोरी का बैंडविड्थ जो है वो सीपीयू के बैंडविड्थ से थोड़ा कम है, लेकिन मेन मेमोरी के बैंडविड्थ से ज्यादा है। अब हम तुम काम कर रहे हैं, तुम्हारे काम का स्पीड करने का बहुत ज्यादा है, हमारे काम करने का स्पीड बहुत कम है। तो इस बीच में क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट कोई और पर्सन को लगाते हैं जो हमसे ज्यादा स्पीड हो और तुमसे कम हो। तो क्या होगा? वर्कलोड थोड़ा सा कम होगा और स्पीड बूस्टअप होगा कि नहीं होगा? बैंडविड्थ बूस्टअप होगा कि नहीं होगा? आ रहा बात समझ में? तो वही काम जो है तो हम यहाँ पर करते हैं, यूज कैच मेमोरी, यूज कैच मेमोरी बिटवीन किसके किसके बीच में? सीपीयू एंड मेन। तो मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में क्या लगाएंगे जी? ये सीपीयू हुआ, और इस बीच में हम जो है तो एक कैच मेमोरी को इंसर्ट कर देते हैं, जो कि दोनों के बैंडविड्थ को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। कैच और नीचे अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो है तो इस दोनों के बीच का गैप बैंडविड्थ का कुछ कम, यानी कि मिनिमाइज स्पीड बिटवीन सीपीयू एंड मेन। दूसरा, अब इस दोनों के बीच का तो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गया। अब क्या बचा? इस दोनों के बीच का प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे पास बच गया है। तो इसके लिए इस बीच में आईओ इंटरफेस अगर लगा दें तो वो इस दोनों के बीच के बैंडविड्थ को बैलेंस कर देगा। क्या लगाएंगे? आईओ इंटरफेस, यानी कि मिनिमाइज स्पीड गैप बिटवीन मेन मेमोरी एंड आईओ। इसके लिए क्या करेंगे हम? मेन मेमोरी का बैंडविड्थ ज्यादा होगा या आईओ डिवाइस का ज्यादा होगा?
मेन मेमोरी लिखा जाएगा। तो इस बीच में हम किसको लगा देंगे, IO इंटरफेस को लगा देंगे। इस दोनों के बैंडविड्थ को थोड़ा सा मेंटेन करें। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। बैंडविड्थ क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हमारा चाहे सीपीयू हो, मेन मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, ये तीन चीज मेन है। इस तीनों के बैंडविड्थ में बहुत बड़ा गैप है। इसी गैप को बैलेंस करते हैं इस हार्डवेयर टेक्निक के थ्रू। अब ये बैलेंस कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं कि सीपीयू का बैंडविड्थ मेन मेमोरी के बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है और मेन मेमोरी का कम है। तो उस बीच में एक कैच मेमोरी लगा देते हैं जिसका बैंडविड्थ मेन मेमोरी से ज्यादा है और सीपीयू से कम है। वो क्या करता है कि दोनों के बीच का बैंडविड्थ को थोड़ा सा बैलेंस करता है। दूसरा, मेन मेमोरी का और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच का बैंडविड्थ का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इस दोनों को मेंटेन करने के लिए एक बीच में IO इंटरफेस लगा देते हैं जो दोनों के बैंडविड्थ को मेंटेन करता है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नो सर। अब दूसरा है सॉफ्टवेयर टेक्निक या सॉफ्टवेयर मेथड। सॉफ्टवेयर मेथड में दो मेथड होता है। एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है उस चीज को हम जानते हैं। देखो, प्रोग्राम दो तरह का, इंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है। क्या होता है उस दिन बताए थे। एक होता है सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन, सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन, और एक होता है IO बाउंड इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट बाउंड इंस्ट्रक्शन। सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, जिसका ऑपरेशन कोई भी प्रोग्राम करते हो तो उस प्रोग्राम में देखता होगा कुछ लॉजिक रहता है और कुछ इनपुट आउटपुट रहता है कि नहीं रहता। तो ये लॉजिक का काम कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। और इनपुट आउटपुट का काम कहाँ पे होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे होता है। जैसे कीबोर्ड से इनपुट लेते हो ना जी, मॉनिटर पे प्रिंट करते हो ना, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन अलग अलग है। इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब जिसमें इनपुट आउटपुट में सीपीयू का कोई रोल ही नहीं है, अब बेकार का सीपीयू का उस बीच में अटैच करना क्या हुआ, सीपीयू के टाइम को वेस्टे करना ना हुआ। तो इसीलिए जो सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सीपीयू पे हो सकता है, उसको सीपीयू के पास भेजा जाएगा। और जो इनपुट आउटपुट बाउंड ऑपरेशन है, इंस्ट्रक्शन है, जो इनपुट आउटपुट का काम करना है, उसको इनपुट आउटपुट के डिवाइस के पास भेजेंगे। तो हमारा एक साथ दो इंस्ट्रक्शन काम करेगा, एक सीपीयू पे काम करेगा और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस पे काम करेगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। Directly execute on CPU and IO device। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। एक होता है टाइम शेयरिंग। अब टाइम शेयरिंग का बात है कि जब हम पिछले क्लास में इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत बता चुके हैं और वही बताना भी है कि अगर किसी भी दो तरह का इंस्ट्रक्शन है, दो तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगता है और एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 2 मिनट लगे। अगर दोनों को टाइम शेयर ना किया जाए, स्टैक या क्यू पे काम किया जाए कि जो इंस्ट्रक्शन पहले आया वही इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होके
खत्म होगा, जो बाद में आया वो पहला खत्म होगा, उसके बाद ही दूसरा खत्म होगा, तो यहाँ पर क्या परेशानी होगी? यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि दूसरा इंस्ट्रक्शन जो आया वो कम टाइम का ही है। यहाँ पर देखो एग्जांपल के रूप में दिखाते हैं। एक इंस्ट्रक्शन ये 5 मिनट का और एक इंस्ट्रक्शन ये 2 मिनट का। अगर ये सीरियल किया जाए, यहाँ पर ये सीपीयू है, सीरियल किया जाए, मान के चलो ये I1 है और ये I2 है। अगर सीरियल प्रोसेसिंग किया जाए तो I2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? पहले ये कंप्लीट होगा तब ये कंप्लीट होगा, तो 5 + 2 कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना जी। और Yes, sir. वही अगर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम टाइम शेयरिंग कर रहे हैं, I2 है ये और ये I1 है, ये 5 मिनट है और ये 2 मिनट है और ये सीपीयू। अगर मान के चलो टाइम शेयरिंग कर रहे हैं और टाइम शेयरिंग 1 मिनट का कर रहे हैं, तो I2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? पहला मिनट I1, फिर दूसरा मिनट I2, फिर तीसरा मिनट I1, फिर चौथा मिनट I2 2 मिनट हो गया तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि I2 को कंप्लीट होने में कितना टोटल टाइम लगा? 4 मिनट। लगा कि नहीं लगा? नहीं आया बात समझ? Yes, sir. आ गया समझ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, I1 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, I2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन एक बार I1 पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब I2 होगा। तो इसका कुछ एडवांटेज मिला कि नहीं मिला? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे कि कोई दुकान पे गया सामान खरीदने के लिए, वो लिस्ट लेके गया, हो सकता है उसको 1 घंटा लगे सामान लेने में, तुमको सिर्फ 2 सेकंड का एक सामान लेना है, पैसा दे के आना है। अगर वहां पर दुकानदार पैरेलल प्रोसेसिंग ना करे, यानी कि तुम्हारा सामान दे करके तुमको हटा ना दे, तो तुमको वो सामान लेने में 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। जो सामान की तुमको 2 सेकंड में मिल सकता था, वो सामान जब तुमको 1 घंटा से ऊपर वेट करना पड़ेगा तो तुम उस दुकान पे रुकोगे क्या? अगर रुकते भी हो तो तुम्हारा टाइम क्या हो रहा है? वहां वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, वो सीरियल प्रोसेसिंग कर रहा है। तो यही है टाइम शेयरिंग, कि टाइम शेयरिंग हर एक इंस्ट्रक्शन को टाइम शेयर कर दिया जाता है और उसमें जो पहले कंप्लीट हो गया वो हो गया, जिसका कम टाइम होगा वो पहले कंप्लीट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। तो हम लिख सकते हैं, इफ ए इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, चाहे वो सीपीयू बाउंड हो या आईओ बाउंड। इफ ए इंस्ट्रक्शन टेक टू लॉन्ग टाइम, जैसे कौन? I1, देन क्या करते हैं, we use time sharing method for minimize the waiting time of second instruction. Very small. आया समझ में या नहीं?